नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और साथ में है सिद्धार्थ जराबी जी। आप देख रहे हैं खर्चा पानी। नमस्कार सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा सिद्धार्थ जी, शुक्रिया। तो आज हमारे लाइनअप में तीन खबरें हैं। पहली फिच की रेटिंग, दूसरी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ और अपडेट्स और लास्ट में हम करेंगे आईपीओ के बारे में चर्चा। तो फिच, जैसा हम्म। सिद्धार्थ जी हमें से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत को BBB ट्रिपल बी माइनस की रेटिंग दी है और आउटलुक भी नेगेटिव रखा है। मतलब फिच की पिछले बार की रेटिंग से अब की कोई बदलाव नहीं आया है और ना ही आउटलुक बदला है। सिद्धार्थ जी, हम्म। इससे पहले हमने खर्चा पानी के शो में मूडीज की रेटिंग और आउटलुक को लेकर चर्चा की थी। मूडीज ने भी अपनी पिछली बार की रेटिंग BA3 को नहीं बदला, हालांकि आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल किया। सिद्धार्थ जी, स्टैटिस्टिक्स में बाद में चलते हैं, पहले आपसे ये जानते हैं कि फिच, मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के मायने क्या है और इसे कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए। साथ ही क्या इन रेटिंग से भारत को प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नुकसान होता है? देखिए, रेटिंग्स आवश्यक रहती हैं और ये इसलिए आवश्यक रहती हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो वो किसी भी दूसरी इकोनॉमी में भारत जैसी बढ़ती एक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें अपना पैसा लगाते हैं, कंपनीज में निवेश करते हैं, सरकारी कर्जे में भी निवेश होता है। तो वो इन रेटिंग एजेंसीज द्वारा अ, एक कंट्री और उसकी आर्थिक स्थिति का जो विश्लेषण करती हैं ये रेटिंग कंपनीज, उसको बहुत महत्व देती हैं, क्योंकि उनके लिए दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के ठिकाने हैं, बहुत स्थानों पे वो पैसा अपना लगा सकते हैं और उनकी जिम्मेवारी, जो निवेशक है उनके अपने शेयर होल्डर के प्रति जिम्मेवारी रहती है, अपने डिपॉजिटर के प्रति जिम्मेवारी रहती है कि आप सही जगह पैसा लगा रहे हैं। तो आपने जो ये बात फिच रेटिंग्स की कही है, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग बताई है, ये बेसिकली जब सरकार पैसा कर्जा लेती है और भारत सरकार भी कर्जा लेती है, हर सरकार विश्व में कर्जा लेती है। अमेरिका बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला देश है दुनिया में। तो उसकी एक रेटिंग जो इन्होंने ट्रिपल बी माइनस विद नेगेटिव आउटलुक कहा है, वो उन्होंने नेगेटिव आउटलुक एक प्रकार से स्टैंड स्टिल रखा है। मूडीज ने केवल अपना आउटलुक चेंज जी। किया था कुछ समय पहले, और ये जो इन्होंने कहा है, डिफॉल्ट रेटिंग को इन्होंने कहा है, ये बेसिकली ये कहा है कि अब जो कोविड पैंडेमिक है, इसका असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और अगले 2-3 वर्षों में शायद पूर्णतः खत्म हो जाएगा। और इसके कारण जो प्रेशर पड़े थे भारत की अर्थव्यवस्था पे, खासकर सरकार के अपने रेवेन्यूज बिल्कुल लगभग लगभग शून्य पे पहुंच गए थे जब लॉकडाउन चरम सीमा पे था। तो उससे अब एक प्रकार से हम बाहर निकल रहे हैं, ये उसको लेके एक बहुत बड़ी इस रेटिंग एजेंसी द्वारा स्टेटमेंट है। तो सिद्धार्थ जी, अब थोड़ी स्टेट्स की बात कर ली जाए। आईएमएफ और आरबीआई ने भारत की इस वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ को 9.5 के ऊपर रखा था, चेंज किया था, जबकि फिच ने इसे 8.7 किया। हर रेटिंग एजेंसी या संस्था, फिर चाहे वो आरबीआई जैसी घरेलू घरेलू संस्था क्यों ना हो, आरबीआई जीडीपी के स्पेकुलेशन को घटा रही है। क्या ऐसा कोविड की दूसरी वेव के चलते हुआ है और क्या भारत को डबल डिजिट ग्रोथ के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है? ग्रोथ आएगी कहां से? किसी... देखिए जी। देखिए डबल डिजिट के लिए तो आने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए 10% का फोरकास्ट है। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग मापदंड लेती हैं, थोड़ी इनमें वेरिएशन आती है इनके फोरकास्ट में। किन्हीं भी दो एजेंसीज का फोरकास्टर्स का एकदम सटीक नहीं होता है। आपको ध्यान होगा, अगर हम चुनावी विश्लेषण करते हैं या ओपिनियन पोल्स होती हैं, एग्जिट प्लस पोल्स माइनस होती 3। है, हाँ, तो हर किसी का अपना अपना एक रेंज फोरकास्ट होता है। ऐसे ही आर्थिक जो फोरकास्ट है, तो उनको लेके भी इसी प्रकार के वेरिएशंस होते हैं जिनमें चेंजेस की जाती है। तो इसको वैसे समझा जाए, पर जो इन्होंने इस वित्तीय वर्ष के लिए 8.7% बताया, ये भी कोई कम नहीं है। बट ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को कि जो कोविड का समय था, लॉकडाउन था और भारतीय अर्थव्यवस्था नेगेटिव में चली गई थी, बहुत गिरावट हुई थी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब उससे ऊपर उठ के हम आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी एक प्रकार से ग्रोथ छलांग लग रही है। परंतु प्री
कोविड या प्री पैंडेमिक जो एक कुछ वर्ष पहले हमारी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, वो स्थिति आने में शायद अभी भी 1 डेढ़ 2 साल शायद संभवतः लग सकते हैं। अच्छा सिद्धार्थ जी, फिच ने कई मुद्दों पर भारत की पीठ थपथपाई है, जैसे प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान पर, बैड बैंक पर, नेशनल मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन पर, दूसरी तरफ बढ़ते पब्लिक डेट और फाइनेंशियल सेक्टर की कमजोरी जैसे नेगेटिव पॉइंट्स भी गिनाए हैं। इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव मुद्दों पर हम खर्चा पानी के पिछले एपिसोड में कम से कम एक बार तो विस्तार से बात कर ही चुके हैं। दूसरे सेगमेंट पर जाने से पहले मेरा अंतिम सवाल यही है कि अगर फिच की इस रिपोर्ट को समराइज करना हो तो आपके लिए इस रिपोर्ट की लर्निंग और इसका टेक अवे क्या होगा? देखिए, मेरे लिए तो इसमें से सबसे बड़ा जो एक संकेत हम सबके लिए निकल के आता है, जो अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, ध्यान रखते हैं, कि बड़ी खबर ये है कि एक प्रयास हो रहा है कि अर्थव्यवस्था सुधरे। अलग अलग प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यों के साथ बैठक ली। उस बैठक में क्या कहा गया कि राज्यों को भी अब अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए। उसमें ये कहा गया कि जो राज्यों को एक प्रकार से करों का हिस्सा और बाकी पैसा आवंटित होता है केंद्र से, वो पहले दिया जाएगा, फ्रंट लोड किया जाएगा। ये जरूर है कि अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एक प्रकार से तेजी पकड़े और उसके कारण जॉब ग्रोथ हो। मैं हर बारी हर शो में कम से कम 2 बार ये जरूर दोहराता हूं कि भारत में आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ही हमें मापदंड मानना चाहिए एंड में, और वो है जॉब ग्रोथ। लोगों की नौकरियां लगे और जिनकी नौकरियां हैं उनकी आमदनी बढ़े। ये 2 मापदंड हमें मान के चलना चाहिए। यही सही मायने में भारत में अर्थव्यवस्था अगर सुधर रही है उसका सबसे बड़ा मापदंड है। चलते हैं दूसरी खबर की ओर, क्रिप्टो करेंसी। सिद्धार्थ जी, जैसा आपने कहा, अगर पारंपरिक फाइनेंस में पेट्रोल, डीजल, नौकरी, शेयर मार्केट, जीडीपी और महंगाई छाई रहती है, तो नियो इकोनॉमिक्स के हॉट टॉपिक होते हैं क्रिप्टो और एनएफटी, और इसलिए टॉपिक खर्चा पानी में भी हर दूसरे दिन जगह बना लेते हैं। आज क्रिप्टो इस शो में आई है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के एक बयान के चलते। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी देश की इकोनॉमी और फाइनेंशियल कंडीशन के लिए खतरा साबित हो सकती है और क्रिप्टो के दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने दूरगामी को निगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया। अभी हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं। तो पीएम और गवर्नर जैसे टॉप टॉप लोगों के बयान के बाद क्या लगता है उन करोड़ों इन्वेस्टर्स के मन में अब ये सवाल है कि क्रिप्टो को लेकर आखिर चल क्या रहा है, इसका भविष्य क्या है? बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी डर और ज्यादा है शायद। देखिए, इसमें 2 बातें मैं पहले अपने दर्शकों के साथ, आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला, ये ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को होगी, पर अगर लोग गूगल करें, इंटरनेट पे जाके देखें तो इसका महत्व समझ आएगा। अमेरिका में लॉस एंजलिस शहर में बास्केटबॉल का बड़ा एक आइकॉनिक स्टेडियम है, जिसे जो जहां बहुत बड़ी बड़ी जो बास्केटबॉल्स की टीम है और जेम्स लेब्रॉन एक बहुत बड़े बास्केटबॉल के स्टार है, उनका वो होम स्टेडियम माना जाता है। उस स्टेडियम की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो अब एक क्रिप्टो एक्सचेंज ने ली है, जिसका नाम है crypto.com, और $700 मिलियन की ये उन्होंने डील की है। अभी अभी ये डील कुछ ही घंटों पहले अनाउंस हुई है। इससे संकेत क्या मिलता है? ये बड़ा एक सांकेतिक बहुत बड़ा एक है। पूरे लोग वहां पे, जो बास्केटबॉल आप जानते हैं कि अमेरिका में बहुत एक प्रचलित स्पोर्ट है, तो इससे संकेत क्या मिलता है कि जहां तक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, इन्होंने काफी बड़ी अब पकड़ बना ली है। भारत के संदर्भ में 2 चीजें समझनी चाहिए। पहला, कि यहाँ पे हमारे पास कोई कानूनी फ्रेमवर्क अभी इसके लिए बना नहीं है, और इसके अभाव में कई प्रकार की चीजें ऐसी संभवता हो सकती हैं जिन पे नियंत्रण करना, जिनको रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क में बांधना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा मैं विषय ये उठाता हूं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस पे अपनी पॉलिसी तय करनी चाहिए। मात्र इतना कहना कि जी ये खराब है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि पूरी जिम्मेवारी नहीं है। आखिरकार आप और मैं तो पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। निर्णय करने के स्थान पे, कुर्सी पे हम नहीं बैठे हुए हैं, उसमें आरबीआई और वित्त मंत्रालय और भारत सरकार है। भारत सरकार ने अभी बैठक ली 3-4 दिन पहले, प्रधानमंत्री उसमें स्वयं थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बार इस पे बयान दिए हैं। हमारे दर्शकों को ये याद रखना चाहिए कि 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के पिछले ऑर्डर को सेट असाइड किया था,
जी। क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी तेजी पकड़ी है। तो आम निवेशक और आम नागरिक कोई गलती नहीं कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि कोई रोक नहीं है तो कर रहा है, परंतु कोई भी निवेश अपना पैसा अपना मानिए, उसको उड़ाने के लिए ना समझिए, ये जिम्मेवारी हमारी होती है। पर इसको ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय को बहुत स्ट्रांगली उठाना चाहता हूं कि हमें रेगुलेशन जल्दी से जल्दी लानी चाहिए, और इसमें दो पहलू हैं। क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़े साधारण शब्दों में अगर समझाया जाए, एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर है। जो लोग अकाउंटिंग से परिचित हैं, थोड़ी बहुत कॉमर्स या उसकी पढ़ाई हो, तो वो एक लेजर समझते हैं, बड़ी खाता आप समझते हैं, बैलेंस शीट इस प्रकार से खर्चा, और उसके जो हमारा शो का भी नाम है खर्चा पानी, उसको लेके एक जो लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर है ब्लॉकचेन, अगर इसको ओवर सिंप्लीफाई करके समझाया जाए। इस इलेक्ट्रॉनिक लेजर के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं इसकी बहुत सारी यूजेस हैं। क्रिप्टो करेंसी एक चीज उसमें से वर्चुअल करेंसी बन के आ रही है। मैं एक उदाहरण दूंगा, जो आपने ये सुना होगा और इस पे पिक्चरें भी बनी हैं। अपने देश में जमीन के रिकॉर्ड्स को लेके खसरा खतौनी, म्यूटेशन, जो टाइटल होता है, उसको लेके बड़ी धांधलियां होती हैं जी। ये स्टोरीज आती हैं कि जी कागज बदल दिए गए, नाम बदल दिए गए, जमीन में फ्रॉड हो गया। वो तो बड़ी एक फेमस पिक्चर भी ये बनी थी, ठीक है। अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में मान लीजिए कि हर जमीन का रिकॉर्ड एक बारी इलेक्ट्रॉनिक लेजर पे चढ़ जाए, और इस इलेक्ट्रॉनिक लेजर और टेक्नोलॉजी की खूबी अगर हम सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास करें, तो उसमें अगर एक रत्ती भर की भी चेंज आएगी किसी भी प्रकार की, वो परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाएगी, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे बच्चों को आज अपने मार्क्स सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मिलते हैं, एक डिजिटल लॉकर रूम में मिलते हैं, और स्कूल कॉलेज अब वहां से डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। आप अपना आधार देते हैं, वो सारा पीछे से ऐप उसमें से डेटा ले लेती है। इसी प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ब्यूटीफुल प्रयोग उपयोग किया जा सकता है इंडिया में हमारे लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने के लिए। सो इन दोनों विषयों को हमने अलग तरीके से चुना है, और ये जो प्रधानमंत्री द्वारा मीटिंग चेयर की गई उसके बाद जो हम लोगों के साथ थोड़ा उसका ब्यौरा शेयर किया गया, उसमें ये डिस्टिंक्शन सरकार ने किया है कि टेक्नोलॉजी अलग है, और टेक्नोलॉजी का एक जो बाय प्रोडक्ट है उसको लेके जो लुभावने एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, उस पे हमें कहीं ना कहीं पे सोच करनी पड़ेगी कि क्या ये सही है। तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी आना चाहिए, हर टेक्नोलॉजी का सदुपयोग और दुरुपयोग ये हमने बहुत देखा है। उसी को ध्यान में रख के फाइनल पॉइंट ये है कि हमें जल्द से जल्द एक कानूनी इसका फ्रेमवर्क बनाना है, नहीं तो मैं ये कहूंगा कि ये बार बार केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। सिद्धार्थ जी, आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। हमारी 10 एपिसोड की एक सीरीज है, एक नया पैसा, वो भी दर्शक जाके देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन विशेषज्ञों से भी हमने बात की। जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल वही वाली बात है कि क्रिप्टो करेंसी रहे ना रहे, उसके जो जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो उसके कई वेरियस उपयोग हैं, एंड हियर इट इज हियर टू स्टे वाली बात लोग कह रहे हैं। आपने दूसरी बात कही थी कि रेगुलेशंस को लेके सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले विंटर सेशन में पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल लाने वाली है, और लगता है कि पूरी तरह तो क्रिप्टो पर बैन नहीं लगेगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक रेगुलेशंस होंगे और कम्युनिटी के शायद, तो इसे वैधता शायद मिल जाए। सिद्धार्थ जी, देखिए, इसका भी बैकग्राउंड बताएं। और कुछ समय पहले मेरी सहयोगी बिजनेस टुडे टेलीविजन में करिश्मा असुदानी ने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि ये जो बिल आने वाली है, ये खबर हमारे ही समूह द्वारा, बिजनेस टुडे टीवी द्वारा ही सबसे पहले एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट की गई थी। अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि सोच क्या है, दो लोग इसमें कौन इन्वॉल्व है। एक भारत सरकार इन्वॉल्व है, वित्त मंत्रालय, और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी एक प्रकार से ऑटोनॉमस और पावर है करेंसी को लेके। इस दोनों चीजों को लेके लगभग 1-1.5 साल से कवायद हो रही है, और एक वित्त मंत्रालय में बहुत बड़ी चेंज हुई कुछ समय पहले। पिछले वर्ष एक वहां पे सीनियर अफसर थे जिन्होंने पूरा बैन लगाने का एक सजेशन दिया था,
उसके बाद सरकार ने उस पर थोड़ा बैक पेडल किया और ये कहा कि पूरा बैन शायद नहीं होगा, क्योंकि बैन के कारण कहीं टेक्नोलॉजी भी ना दब जाए, ये डर है। अब मुझे लगता है कि इस पे अभी सोच विचार चल रहा है, अलग अलग प्रकार की मतलब स्टोरीज हो रही हैं। पर गौरतलब ये है कि स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस ने भी इस पे चर्चा की है और वहां भी विशेषज्ञों और क्रिप्टो प्लेयर्स जो हैं उन्होंने खुद वहां पे एविडेंस दी है स्टैंडिंग कमिटी के सामने। उसका रिपोर्ट आएगा, इस सेशन में लॉ आएगा या अगले सेशन में आएगा ये मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने अभी आपके द्वारा यही अपने दर्शकों को कहना चाहा कि एक लॉ और फ्रेमवर्क की आवश्यकता बहुत ही अतिशीघ्र है। करेंसी को अलग रखिए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का पूरी व्यवस्था करिए और इसमें हमें चाइना से सीखना चाहिए। वहां इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पे बहुत तेजी से काम हो रहा है और हमें टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करना चाहिए। भारतीय मूल के व्यक्ति दुनिया भर में, अमेरिका में इसमें बहुत अच्छा काम तकनीकी लेवल पे कर रहे हैं। हमने उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनानी, बहुत जल्दी जल्दी इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। तीसरी खबर पर चलते हैं और खबर है आईपीओ से जुड़ी। पिछले हफ्ते पेटीएम और नायका के आईपीओ के आने के बाद आपने और सिद्धांत जी ने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। अब अपडेट यह है कि एसबीआई ने आईपीओ को लेकर, सेबी ने सॉरी आईपीओ को लेकर कुछ सख्त नियम प्रपोज किए हैं। एक बड़ा मजेदार इसमें नियम है जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉकडाउन पीरियड 30 से 90 दिन किया जाना प्रपोज किया गया है। सिद्धार्थ जी, मुझे याद है कि जब एसबीआई कार्ड का शेयर एक दिन में 15% गिर गया था। ये कब हुआ था? जब एसबीआई लिस्ट हुई थी उसके ठीक 30 दिन बाद, यानी जब वो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था। तो ये इस लॉक इन पीरियड वाले प्रपोजल को आप कैसे देखते हैं और साथ ही बाकी क्या है सेबी के इस प्रपोजल में, नियम सख्त करने वाले प्रपोजल में? देखिए, सैद्धांतिक रूप से मेरा ये मानना है और अनुभव ये दर्शाता है कि आप किसी भी मार्केट में जहां खरीद फरोख्त होती है, शेयर बाजार भी एक मार्केट है। अनाज की मंडी में, फलों की मंडी में, सब्जी मंडी में जब हम हर शनिवार को जाते हैं, मंगलवार बाजार में जाते हैं, खरीद फरोख्त होती है। और जहां तक आप वहां पे ज्यादा नियम या अंकुश या प्रतिबंध या कंडीशन नहीं लगाएं, तो वहां पे मार्केट एक नेचुरल डायनेमिक्स से ऑपरेट करता है। आप सब्जी मंडी में जाएं, जब वो सब्जी मंडी 6 या 7 बजे जब लगती है तो उस टाइम चीजों का दाम हाई होता है। रात को 10 बजे जाएं, जब उसको समेटने का समय होता है, तो जो बेचने वाले हैं वो घर वापस नहीं ले जाना चाहते हैं, वो सब्जी रात को सड़ जाएगी, इसलिए उसके दाम गिर जाते हैं। खैर, ये शेयर बाजार को लेके मैंने एक एग्जांपल नहीं दी। मैं वहां पे अगर मान लीजिए अब कोई इंटरफेयर करे और ये कह दे कि जी रात को 10 बजे भी वही प्राइस देना है जो 7 बजे देंगे, तो उसमें ग्राहकों का नुकसान होगा, बेचने वाले का भी नुकसान होगा, क्योंकि उसको पास वो माल वापस ले जाके रात को स्टोर करने के लिए अगले दिन सुबह कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए हम आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय शेयर बाजार में जो इस समय पे एक दौर चल रहा है जहां पे एक प्रकार से होड़ लगी हुई है, ये सत्य बात है। ये भी सत्य है कि बहुत सारा पैसा, क्योंकि दुनिया भर में लिक्विडिटी का एक सैलाब चल रहा है, वो भारत में भी आ रहा है और कुछ नहीं तो चलो इसी में पैसा लगा के कमा लेंगे, ये भी एक मानसिकता चल रही है। पिछले 1.5 वर्ष में हमने देखा है कि 70-75 लाख नए अकाउंट आ गए हैं, उनमें से कई लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमर्स। कई लोगों की नौकरी चली गई और या धंधा पानी इंपैक्ट हो गया कोविड के कारण, तो चलो शेयर बाजार में ही पैसा लगा के महीने में कुछ कमा ले। इस प्रकार की एक मानसिकता चल रही है। इसको सही गलत ठहराना शायद हमारी लेवल का विषय नहीं है, परंतु मेरा ये मानना है कि मार्केट में नियम एक बारी बनने चाहिए और लंबे समय तक रहने चाहिए। बार बार फेरबदल करने से कंफ्यूजन फैलता है। सबसे बड़ा विषय क्या है कि जो आम निवेशक है, जो अभी इतना एक्सपर्ट नहीं है, जिसको मार्केट की इतनी जानकारी नहीं है, जिसके पास उतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस या नॉलेज नहीं है, वो कहीं 100 का 500 हो जाए, ठीक है, इस प्रकार की मानसिकता में फंसे ना। और वो मुझे एक हिंदी पिक्चर का वो एक वाकया ध्यान में आता है जहां पे वो 50 लाख का 1 करोड़ 7 दिन में हो जाएगा। इस प्रकार का जो गलत प्रकार की जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए, उसको लेके मार्केट रेगुलेटर ने प्रयास करने चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये जो आपने तकनीकी एंकर इन्वेस्टर वाला विषय बताया कि वो
बड़ा जो इन्वेस्टर है वो एकदम से चढ़ा के बेच के ना निकल जाए, उसको 2 महीना 3 महीना रहना पड़े। ये एक तकनीकी प्रकार का प्रयोग है, इसको करना चाहिए। इसके क्या परिणाम निकलेंगे, आपने एक अच्छा उदाहरण दिया, बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं, बट समय के अभाव में मैं इस विषय पे यही इतना कहना चाहूंगा कि मार्केट्स तभी अच्छे चलते हैं जब प्राइस डिस्कवरी और उसके ऑपरेटिंग रूल्स फेयर, ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट हो। बार बार बदली नहीं की जा सकती है। बच्चा 12th में आया है, एक महीने आपने बोला कि ये सिलेबस है, दूसरे महीने नया सिलेबस ले आए, तीसरे महीने में चौथा सिलेबस लाए और एग्जाम से 10 दिन पहले एक और सिलेबस लाए, तो आप जानते हैं उसका नतीजा क्या होगा। हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरा मानना है कि कई बारी आनंद फानन में, और ये हमने क्रिप्टो वाला भी देखा, मेरा ये मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शायद क्रिप्टो करेंसी को लेके जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं और जो अपनी आर्टिकुलेशन है वो पूरी तरीके से वाजे नहीं की है। उसको और विस्तार से और ट्रांसपेरेंटली इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। ये जरूर है कि करेंसी एक सॉवरेन पावर होता है, ये प्राइवेट एक्सचेंजेस को करेंसी इश्यू करने का पावर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूं। हमारी अभी 100 साल बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, बट आने वाले 20, 25, 30, 50 साल मुझे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं आती है कि वो हो जाए। परंतु हमारे कई बारी रेगुलेटर्स और प्रशासनिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो बैन लगाना सबसे चीज में सबसे फास्ट भागते हैं, क्योंकि बैन लगाना आसान है, किसी चीज पे अंकुश लगाना आसान है, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना और ट्रांसपेरेंटली डेमोक्रेटिक वे से करना, ये कई बार हमारी कमी रह जाती है। मैं इस विषय पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं सेबी पे, बट मैं ये जरूर मानता हूं, इस बात को मैं फिर से आखिरी बारी दोहराऊंगा कि बार बार इंटरफेयर करना मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो लास्ट में सिद्धार्थ जी, क्या मैं आपकी बात से ये टेक अवे ले आ सकता हूँ कि अगर कोई चेंजेस हैं या कोई रेगुलेशंस हैं, एक तो वो लॉन्ग टर्म हो, दूसरा आपने एक बहुत अच्छा टर्म कॉइन किया एग्जाम्पल के माध्यम से, आर्टिफिशियल रेगुलेशन, जो सब्जी मंडी के बारे में उस तरीके से ना हो, और क्लासेस के बारे में जैसे आपने चेंजेस बताए कि जब ट्रांसफर होते हैं, किसी मिलिट्री गया, मेरे पिताजी का ट्रांसफर होते रहता था, तो पढ़ाई में भी व्यवधान आ जाता है उनसे, अगर एक ही साल में अगर आप देखिए ना, आप सेबी आरबीआई क्यों, मैं पूरी रेस्पेक्ट और कॉन्शियसनेस के साथ, अभी जो पोल्यूशन को लेके डिबेट हो रहा है, अब ऐसा तो नहीं साल में एक बारी दिवाली आती है, साल में एक बारी कुछ सप्ताह के लिए पराली और उसका धुआं आता है, बाकी साल भर गाड़ियां, और ये हमने देखा कि कैसे कैसे प्रयोग हुए डीजल कार को लेके, ये किसी ने नहीं उस टाइम पे इस बात को दोहराया। कुछ लोग बोलने का प्रयास किया उन्होंने, बट उनकी आवाज दब गई कि अभी जो डीजल इंजन्स हैं, जो लेटेस्ट डीजल इंजन्स है, मैं खासकर मोटर कार्स की बात कर रहा हूं, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि वो पेट्रोल के बराबर है एमिशन स्टैंडर्ड्स में। सबसे बड़ा जो वेस्ट आता है अगर आप सड़क पे करें ट्रैवल, वो है सड़क के आजू बाजू डस्ट और गंदगी जो फैलाए, उसको कौन करे कंट्रोल, उस पे कैसे कंट्रोल हो। स्मॉग टावर है, एक मजाकिया उदाहरण बन गया है वो स्मॉग टावर, उसकी परिस्थिति क्या है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और फिर हम जब देखते हैं कि एक जुडिशियल उस पे ऑर्डर आते हैं या बयानबाजी होती है, ये मुझे लगता है कि नी जर्क रिएक्शंस होती हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी या प्लानिंग नहीं है, और इसको लेके दिक्कत पैदा होती है। शुक्रिया सिद्धार्थ जी, तो ये था चर्चा पानी, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।